नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। हम लोग बातें कर रहे थे अभी कि क्या बिहार में सिर्फ एनडीए की ही राजनीति चलेगी, क्या उसी के बारे में चर्चा चलेगी, महागठबंधन की राजनीति के बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। क्या ये न्यूरा कुश्ती है, जुगलबंदी है, क्या कोई बैकरूम डील है भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी के बीच, या फिर यूं कहें कि जो मास्टरी थी जनता दल यूनाइटेड की बिहार पॉलिटिक्स पर, उसे आउटप्ले कर दिया है इस बार एलजेपी ने। तमाम बातें हैं, लेकिन महागठबंधन के बारे में बात करना जरूरी, क्योंकि आज जेएमएम जो कि सहयोगी है वो महागठबंधन आरजेडी से अलग हो गया। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, खैरात की राजनीति हम नहीं करते हैं, हैसियत की राजनीति करते हैं। 7 सीटों पर वो अलग से लड़ेंगे, यानी कि अब उस गठबंधन में वामपंथ और उसके अलावा कांग्रेस आरजेडी तो है ही। दूसरी खबर यह भी आई है कि रामा सिंह की पत्नी चुनाव लड़ेंगी। इस बार रामा सिंह अंदर आए या नहीं आए, उसको लेकर हम और सुकेश ने बहुत बातें की थी। रघुवंश प्रसाद सिंह उसके खिलाफ थे, अब वो स्वर्गीय हो गए, लेकिन ज़रूरी है रामा सिंह को जोड़े रखना और इसीलिए आरजेडी ने तय किया उनकी पत्नी को टिकट देंगे। देखते हैं क्या होता है, लेकिन बात घूमकर फिर वापस वहीं पे। और सुकेश, आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो उस वक्त सबों को ये लग रहा था कि सीटों के बारे में जानकारी तो कमोबेश आ ही चुकी है। कितने जोर से एलजेपी के नेता को झटका दिया जाता है ताकि संदेश स्पष्ट जाए। अब प्रश्न यही है कि वो संदेश जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे उतनी ही जोर से गया या नहीं। नहीं, इससे ज्यादा की जो उम्मीद कर रहे थे वो जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है जेडीयू बीजेपी की, या फिर आप कहिए कि घटनाक्रम की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जिनको है, वो उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं कर रहे थे। मैं अगर उसको इस तरीके से अगर परिभाषित करूं, इससे ज्यादा कुछ होना नहीं था। बिहार में बैठे बीजेपी के नेता या बिहार के प्रभारी इससे ज्यादा कह नहीं सकते थे। उन्हें एक ब्रेव फेस दिखाना था। नीतीश कुमार, सुशील मोदी, इन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना भी नहीं था। बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के घर गए, फिर तैयारी हुई कि ऐसे में जबकि उम्मीद लोग ये करेंगे कि एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन गठबंधन हमारा जो चलता रहा है वो चल रहा है और अभी सामने न आने का मतलब कुछ और निकाला जाएगा, और इसीलिए सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। नीतीश कुमार भी तैयार हुए। बीजेपी को पहले कहा गया बोलने के लिए। बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि जिन्हें जेडीयू नेता नीतीश कुमार का नेतृत्व मंजूर नहीं है वो बिहार एनडीए में नहीं रह सकते। आगे यह भी कहा गया, जो हम पहले से बात कर रहे थे, कि हो सकता है कि वो चुनाव आयोग जाएं। इतना ही होना था। इससे ज्यादा रीड जो कर रहे थे वो गलत रीड कर रहे थे। इससे ज्यादा जो होना है वो सेंटर में होना है। इसकी अगली किस्त अगर कुछ होनी है तो वो प्रधानमंत्री को देनी है। प्रधानमंत्री उनको बाहर करने का निर्णय ले सकते हैं, रामविलास पासवान को। एक काम होना है कि रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री होते हैं कि नहीं होते। वो अस्पताल में है तो वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, वो तो बाहर नहीं होंगे, इसलिए सब लोगों ने उनके स्वस्थ होने की कामना भी की। उससे ज्यादा ध्यान इस बात पे होगा कि प्रधानमंत्री जब वहां जाते हैं तो वो एलजेपी का नाम लेते हैं क्या? क्या वो हमलावर होते हैं क्या? क्या वो स्पष्ट शब्दों में ये कह देते हैं कि इनको वोट देना वेस्ट करना है, हमारा गठबंधन जेडीयू के साथ है? तो प्रधानमंत्री से इसकी उम्मीद करिए। जो प्रधानमंत्री से इसकी उम्मीद कर रहे हैं वो तो मुझे लगता है सही पॉलिटिकल लाइन पे है। जो इससे ज्यादा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद कर रहे थे वो गलत रीड कर रहे थे। तो ऐसे में जबकि अब प्रदेश भाजपा का नेतृत्व उसने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, सवाल ये उठता है कि क्या वो काफी नहीं है? क्योंकि प्रधानमंत्री आए और वो बोले, उम्मीद ये भी की जा रही है, क्या प्रदेश भाजपा द्वारा जो कह दिया गया वो काफी नहीं है? क्या उसके बियॉन्ड भी कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें कि बीजेपी और एलजेपी के बीच कोई गलत है, इस बात की बू आती हो? अब उसके लिए उदाहरण है, आज भारतीय जनता पार्टी राज्य यूनिट के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने एलजेपी ज्वाइन कर लिया दिल्ली में, राजेंद्र सिंह,
और वो कट्टर संघी नेता हैं। अब ऐसे में बिना किसी अनुमोदन के वो चले आए हैं, इसके हाँ भी हैं और ना भी बहुत हैं। 5-5 बार विधायक रहे जवाहर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के, या फिर दूसरे नेता जैसे रामनरेश चौरसिया पुराने भाजपाई, इन सबों के शामिल होने का केवल टिकट कट गया इसलिए देखें, या फिर वो जो शक लोगों को हो रहा है कि ये क्या चल रहा है, जनता दल यूनाइटेड के लोगों के दिमाग में ये बात है, ये हो क्या रहा है भाई, राजेंद्र सिंह जैसे वेटरन्स जा रहे हैं, क्या टिकट के लिए चले गए? नहीं, राजेंद्र सिंह संगठन के वेटरन थे। राजेंद्र सिंह राजनीतिक जो उनकी पारी है वो बहुत लंबी नहीं है। पिछली 2015 में ये मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर आपने बनाया, हमने बनाया, वो वहां के नेता ने उनको मुख्यमंत्री का किसी चेहरा नहीं बनाया था, प्रधानमंत्री ने उनको चेहरा नहीं बनाया था। लेट्स बी वेरी फेयर, उनको एमएल खट्टर से कंपेयर किया जा रहा था क्योंकि उनका संघ का बैकग्राउंड है। 30-35 साल उन्होंने इस संगठन को दिया है। वो संगठन मंत्री थे, झारखंड के संगठन मंत्री थे, और बीजेपी की राजनीति जो समझते हैं वो संगठन मंत्री का महत्व भी समझते हैं। और बनारस में प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां भी वहां वो शिवजी की बारात थी, वहां बहुत लोग थे। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि किसी सूबे का संगठन मंत्री एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, पिछली बार दिनारा से चुनाव लड़े, चुनाव वो हार गए थे। आपने ठीक कहा, कुछ लोगों ने उनको, चूंकि मनोहर लाल खट्टर एक सरप्राइज कैंडिडेट पिक कर लिए गए थे, तो ऐसा लोगों ने कहा कि संघ के बैकग्राउंड से आते हैं, रॉ हैं, फ्रेश चेहरा है, लेकिन राजनीति को समझते हैं क्योंकि राजनीति कार्यकर्ता के तौर पे काम किया है, तो ये एक चेहरा हो सकता है। वो खुद का अपना चुनाव हार गए, बीजेपी की तो बुरी गत हो ही गई, तो मुख्यमंत्री बनने का सवाल नहीं था। और आपने ठीक कहा, ऐसे बहुत सारे नेता जब आएंगे तो इसी हॉबनॉबिंग की बात राजनीतिक सर्किल में हो रही है। क्या ये जनता के बीच भी परकुलेट करके चली गई, या ऐसे बयान जो आज दिए गए हैं या प्रधानमंत्री द्वारा दिए जाएंगे, ऐसी सब उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जाएंगे तो क्लैरिफाई करेंगे, उन्हें करना पड़ेगा। द्वारा दिया गया बयान काफी नहीं है क्या? नहीं, स्टेट भाजपा के द्वारा दिया गया बयान काफी नहीं है। तरीके से नीतीश हमारे चेहरे हैं। वो जब आपका चीफ कैंपेनर मैदान में होता है और उनसे ये उम्मीद की जाएगी कि चूंकि सेंटर में रामविलास पासवान अभी भी मंत्री बने हुए हैं, ये ऐसा वक्त है संजीव, मैं बार बार कह रहा हूं, जब रामविलास पासवान हॉस्पिटल में है। ये परिवार के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन राजनीतिक स्थिति उनके लिए बहुत अच्छी है। ये समय उस हिसाब से बड़ा अनुकूल है कि कोई राजनीतिक दल उन पे कोई कार्रवाई अभी अगर करना चाहे भी तो नहीं कर सकता। और इस वजह से प्रधानमंत्री से, अमित शाह से, जो टॉप लीडरशिप है, उससे अश्योरेंस जनता भी चाहेगी और जेडीयू भी चाहेगी कि भाई ये कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग है क्या? हमारा जब बड़ा कोहेसिव अलायंस है, आज कहा गया कि 96 से हम पार्टनर हैं, कुछ सालों को छोड़ दिया जाए तो हम साथ काम किए हैं। बहुत डंके की चोट पे कहा गया और लिख के लाया गया था कि जिनको नेतृत्व मंजूर नहीं है वो नहीं हो सकते यहां नेता, उनके फिर से गुण गाए गए। उसमें बहुत आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं है। जब प्रधानमंत्री खुद ही तारीफ कर चुके हैं तो ये नेता तो करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री से इसलिए उम्मीद होगी। आप कह रहे हैं कि स्टेट लीडरशिप ने एंडोर्स कर दिया, एंडोर्स तो उनको प्रधानमंत्री कर चुके हैं, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में प्रधानमंत्री को आकर अब जनता के सामने चुनना पड़ेगा। स्थिति ऐसी उहापोह वाली हो गई है कि उनको बताना पड़ेगा कि हमारा कैंडिडेट दरअसल जेडीयू का कैंडिडेट है, हमारा कैंडिडेट बीजेपी का कैंडिडेट है। अगर कोई छिटक के कोई हमारी तरफ से इनकी तरफ चला भी गया है टिकट कटने की वजह से, इनमें से कोई ऐसा नेता नहीं गया है जिसको बीजेपी और जेडीयू का टिकट मिल गया हो लेकिन उसने ऑप्ट किया हो कि नहीं हम एलजेपी से चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं होता नॉर्मली, लेकिन ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, क्योंकि इसकी चर्चा थी कि 143 सीटों पे जहां वो चुनाव लड़ेंगे वहां उनको कुछ संबल चाहिए। वो वही व्यक्ति दे सकता है, वो वही नेता दे सकता है जो लोकली उसने काम किया हो, जिसके पास कुछ अपना वोट बैंक हो और वो कॉम्प्लीमेंट कर सके एलजेपी को, या एलजेपी उसको कॉम्प्लीमेंट कर सके। तो देखिए, ये चुनाव जीतना कागज पे गुणागणित कर लेना अलग होता है। जब आप सतह पे होते हैं, धरातल पे होते हैं, तो वैसे लोगों को आगे बढ़ाया जाता है जो चुनाव जीत सकते हैं। आज एलजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज, उनके सामने भी डू और डाई है। उन्होंने एक जुआ खेला है, अगर वो उस जुए में कामयाब होते हैं तो ये मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा, अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो नौसिखिए कहे जाएंगे, और तब ये कहा जाएगा कि रामविलास पासवान सही दिशा में चल रहे थे, इन्होंने चौपट कर लिया। तो वो उस हिसाब से चल रहे हैं। इसको
थोड़े दिन में और अनफोल्ड होगा कि जो उन्होंने बाजी खेली है उसमें कितनी चतुराई है, कितना प्रैग्मेटिज्म है और कितनी रियल पॉलिटिक्स है। अब उन लोगों को संबल चाहिए था जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की टिकट नहीं मिल रही थी और जिन्हें चुनाव लड़ना था। उन और एलजेपी को दे दिया। एलजेपी को सिंबल चाहिए था और उनको सिंबल चाहिए था, तो दोनों को मिल गया। एक दूसरे को पूरक होकर के मदद कर दी। लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था मैं, तो अजीब सा लगा मुझे, क्योंकि पहले ये जानकारी आई थी कि बहुत कम नेता होंगे, क्योंकि राज्य प्रदेश प्रमुख जो हैं दोनों दलों के वो रहेंगे और कुछ नेता होंगे। लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा डिले होकर के जब सामने हुआ तो पूरा जो नेतृत्व हो सकता है राज्य में वो मौजूद था। क्या ये चिराग पासवान का खौफ था? उनके जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि जी हाँ, एक व्यक्ति ने सबों को ऐसी स्थिति कर दी और नीतीश जी जिस तरह से दलीलें दे रहे थे, लग ये रहा था कि वो यहीं से कैंपेन कर रहे हैं चिराग पासवान के खिलाफ। वोट ऐसे मांगेंगे क्या कि उनको पता नहीं है उनके पिताजी कैसे गए थे? ये नीतीश जी का तो स्तर नहीं हो सकता है। नीतीश जी 15 सालों के मुख्यमंत्री, केंद्र के मंत्री, कई बार लोकसभा चुनाव जीते हुए व्यक्ति, और वो सीधे एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ नाराजगी दिखा रहे। क्या ये सिचुएशन उनको ओवरकम कर रहा है या आपको लगता है कि ये वक्त की जरूरत है? देखिए, वो साइलेंटली ये चीजें ले नहीं सकते, उनको रिएक्ट करना पड़ेगा। जब वो प्रेस के सामने, यही रहा है साइलेंटली ऑपरेट करने का। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे और जब आपसे सवाल ये पूछे जाएंगे तो आपको कोई जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन वो कहना चाहते थे, वो एक अंडरलाइन करना चाहते थे। उन्हें लगा कि यह अंडरलाइन करना जरूरी है कि कौन लोग प्रचार करने जाते थे साथ में, रामविलास पासवान राज्यसभा में कैसे पहुंचे। उन्होंने रामविलास पासवान का तो नाम लिया, कहे वो सब कुछ गए बिना चिराग पासवान का नाम लिए, ये उनका स्टाइल है। अब क्या वो ये अंडरलाइन करके बताना चाहते थे इसलिए बोला उन्होंने, या सिचुएशन उनको फोर्स कर रहा है ऐसा बोलने पे? ये थोड़ी कॉन्टिन्यूटी में देखने पे पता लगेगा। आज जब वो प्रेस के सामने थे, और वो प्रेस के सामने आना जरूरी था क्योंकि बीजेपी जेडीयू का अलायंस बहुत सीमेंटेड अलायंस नहीं दिखता अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखते। और इसीलिए ये दिल्ली से भी मुझे लगता है कि मैसेज गया, और उसके बाद बीजेपी के नेता, नहीं तो दोनों अध्यक्षों को बैठकर ये तय करना था, ये ऐसी जानकारी मिली थी। बाद में नीतीश कुमार का आना, सुशील मोदी का आना, देवेंद्र फडणवीस का वहां बैठना और वहां बैठकर नीतीश कुमार को एंडोर्स करना और ये कहना कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं और जिनको मंजूर नहीं है वो नहीं हो सकते इस गठबंधन में। तो नीतीश कुमार को का ये कहना मुझे लगता है कि अपने पॉइंट को प्रूव करना था कि बहुत लोग बहुत बातें कह रहे हैं, मैं उनको जवाब देना नहीं चाहता हूं, लेकिन बड़े क्लेवरली वो बता भी देना चाहते थे कि हम लोगों ने ही उनको वहां भेजा है। उसके पहले उनके नेता बता चुके हैं कि चिराग पासवान जब 5 बार उनको कैंपेन करने के लिए बुला सकते हैं जमुई, तब विचारधारा की दिक्कत नहीं थी 2019 में। आज विचारधारा की दिक्कत हो गई। जिस आधार पे उन्होंने वेज पाठ किया है उसमें यह कहा गया है कि हमारी विचारधारा की दिक्कत है। देखिए, आज की तारीख में किसी को विचारधारा से कोई प्रेम नहीं है। आप रियल पॉलिटिक्स पे आइए। जिन राजेंद्र सिंह का आपने जिक्र किया वो आरएसएस के से निकले हुए व्यक्ति हैं। रामविलास पासवान के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। विचारधारा से समझौता नहीं होता तो शायद ये तमाम लोग उनके पास नहीं आ सकते थे। वो जो सेकुलरिज्म का चैंपियन था वो आरएसएस के लोगों को भी खुले हाथ से ले रहा है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहकर भी सेकुलर होते हैं और बीजेपी के साथ जब तलाक होता है तो वो आरजेडी के साथ भी चले जाते हैं, जिनके साथ जाने की कोई कल्पना नहीं करता था। तो ये देखिए, इसको आप इतर रख दें। लेकिन आपने जो कहा, ये बोलकर नीतीश कुमार अंडरलाइन करना चाहते हैं कि कोई विचारधारा की दिक्कत, ये कन्वीनियंट पॉलिटिक्स है जो कुछ लोग करना चाहते हैं। उनका इशारा साफ तौर पे चिराग पासवान की तरफ। हाँ, पर देखिए, जो बातें कही गई, रामविलास पासवान डिबेट में नहीं है, वो अस्वस्थ हैं, जाहिर है कि वो डिबेट में हो नहीं सकते। लेकिन जो बात कही गई वो रामविलास पासवान के हवाले से चिराग पासवान के बारे में कही गई कि क्या वो राज्यसभा यूं ही पहुंच गए थे। अब ये प्रश्न जो है
अब मैं बात कर रहा था लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं से, तो उन्होंने कहा हमें तो बहुत दुख है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे नेता के बारे में बात की है जिसने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 बार लोकसभा का चुनाव जीता। उनके बारे में वो कह रहे हैं कि हमने आपको लोकसभा, वो स्वास्थ्य कारणों से राज्यसभा नहीं, लोकसभा नहीं लड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने उनको भेजा। अब ऐसे में इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट हैं, ये नीतीश जी की शैली नहीं है। अमूमन वो इस तरह से कोई हिट करना नहीं जानते हैं, वो कोई लंबी लकीर खींचने वाले नेता हैं। तो इसीलिए क्या ये रैटल होने का निशानी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी उन्हें खुद समर्थन दे रही है आगे बढ़ करके। और दूसरी बात ये कि ये रैटल किससे है। देखिए, चिराग पासवान एक छोटी फोर्स हैं, लोक जनशक्ति पार्टी की इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी को कह दे कि आपको नहीं बनना है, वो नहीं बने। क्या उन्हें शक भारतीय जनता पार्टी पर है कि हमसे गले मिल रहे हैं और हाथ किसी और से मिला रहे हैं? इस तरह के फोटोग्राफ्स भी ये उनके, ये सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे फोटोग्राफ चलेंगे, ये बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं आज नेताओं की, जबकि सोशल मीडिया का ज़माना है, उस पर मैं यकीन नहीं रखता। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार को यह ज़रूर लगता होगा कि शीर्ष नेतृत्व मिल जाए। हमारा विश्वास बीजेपी पे हो सकता है, बीजेपी का विश्वास हम पे हो सकता है। सीट चाहे कोई कितनी भी जीते, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, यह आज भी कहा गया, यह अंडरलाइन करके कहा गया। लेकिन क्या आम जो उनका काडर है उसमें वो कोहेजन दिखाई देगा? क्या वो ये समझेगा कि जो चिराग पासवान कर रहे हैं ये इमटेरियल है, इनकी बहुत ज्यादा वक़्त नहीं है, इनको बीजेपी की बैकिंग नहीं है, इनकी कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये कोई हॉबनॉब नहीं कर रहे बीजेपी के साथ? आपको ये दूर की कौड़ी क्यों लगती है? हो सकता है ऐसा हो। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये आम कार्यकर्ता जो है उसमें तो कम से कम मैं एक सिचुएशन ऐसा मान लेके चल रहा हूं कि ऊपर के नेताओं में ये हो जाए कि हमारा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और बीजेपी को ये क्लियर करना पड़ेगा। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो अस्पताल में है, जिस सख्त नेतृत्व के बारे में हम चर्चा करते रहे कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि 2005 वाली स्थिति हो जाए, वो 2005 वाली स्थिति हो गई। लेकिन उसके पीछे एक वजह यह है कि रामविलास पासवान अस्वस्थ हैं। रामविलास पासवान अस्वस्थ हैं, उनको ऐसे समय में केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर कोई भी पार्टी होती तो नहीं करती, वो मंत्रिमंडल में बने रहते, एनडीए में बने रहते। लेकिन आने वाली लड़ाई जो है, देखिए, हर ये जंग होती है, उसमें आपको एक साइड लेना पड़ता है। तो बीजेपी को इन द लॉन्ग रन अगर अपनी राजनीति को देखना है तो उन्हें एक साइड तो लेना पड़ेगा। वो अगर चुप बैठते हैं तो साफ तौर पे ये मैसेज जाएगा कि इनकी कुछ हॉबनॉबिंग है। क्या वो ये अफोर्ड कर सकते हैं? मुझे लगता है कि बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती है। उनको एक लाइन लेनी पड़ेगी, और अगर वो ये लाइन लेते हैं कि वो हमला नहीं करेंगे चिराग पासवान पे, तब उसका मतलब स्पष्ट समझा जाएगा कि बीजेपी की कुछ अंडरस्टैंडिंग एलजेपी के नेताओं से थी, पहले थी। ये तमाम नेता जो उस तरफ जा रहे हैं चुनाव लड़ने, इसका मतलब ये बीजेपी द्वारा भेजे जा रहे हैं। कैंडिडेट्स भी हमारे, चुनाव भी हमारा, सिंबल तुम्हारा, बाद में हम फिर से हो जाएंगे एक। तो पॉलिटिकल मैसेजिंग पे ही सब कुछ चुनाव में होता है। बिल्कुल। राजनीति में संदेश क्या आप देते हैं? तो एक संदेश दिया लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कि जी हमें नीतीश जी पसंद नहीं है। अब उन्हीं के दल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जा करके ये पॉलिटिकल मैसेजिंग ही तो है एक तरह से, क्योंकि ऐसा कोई फरमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया क्या जिसने कहा कि कोई भी हमारा व्यक्ति भले ही उसे टिकट न मिले उसे नहीं जाना है? नहीं, ऐसा कोई फरमान आता तो नहीं ना संजीव। नहीं आएगा तब तो फिर लोग जाएंगे ही। और ये अगर मैसेजिंग जाती है तो गलत क्या है इसमें? संजीव ऐसी तो नहीं, मेरी समझ में, मेरी जो लिमिटेड पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसे कोई किसी पार्टी का बयान नहीं आता है कभी भी कि टिकट कट भी जाए तो तुम्हें अमुक दल ज्वाइन नहीं करना है। नहीं। ये जितने नेताओं की आप बात कर रहे हैं उन सबसे बातचीत बीजेपी की हुई होगी। जब टिकट कट जाएगा उसके बाद भी मनाने की कोशिश होती है। जरूरी है ये बनाने की कोशिश होती है, बातचीत हुई होगी। लेकिन देखिए, चुनाव एक ऐसा राष्ट्रीय पर्व है, और जो लोग उसमें इंडल्ज करते हैं वो किसी भी सूरत में ऐसा प्रामाणिक कार्यकर्ता कम होता है कि टिकट मिले ना मिले, ये कार्यकर्ता होता है, नेता नहीं होते। कार्यकर्ता फॉलोअर होता है, कार्यकर्ता जमीन पे होता है, उसे कुछ ना मिले वो झोला उठाता है और बीजेपी के लिए काम करता है तो बीजेपी के लिए करता है। बहुत सारे लोग आरजेडी के लिए काम करने वाले वो आरजेडी के लिए काम आज भी कर रहे हैं,
वो किसी पद पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन नेता वो एक, उसके लिए सत्ता इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कुर्सी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है ये बहुत सिंप्लीफाई कर देना होगा कि ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हो रही है। ये अनफेयर, मुझे लगता है अनफेयर होना होगा बीजेपी के पार्ट पे कि बीजेपी सब कुछ करवा रही है। मैं कह रहा हूं कि उसने एक मैसेज दिया है, अब हम अगले किस्त का इंतजार करें। अगर वो भी खाली जाता है उसके बाद इस शक में, अभी शक कह सकते हैं आप, एप्रीहेंशन कह सकते हैं आप, अंडरस्टैंडिंग नहीं कह सकते, टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, अभी एप्रीहेंशन है। अगर 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 नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कहते हैं, अमित शाह कुछ नहीं कहते हैं, ऐसा साफ स्पष्ट संदेश नहीं जाता है, तब यह समझ में आएगा कि शायद बीजेपी की कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी। क्या चुनाव आयोग में इस तरह के प्रावधान हैं जिसमें मना किया जा सकता है किसी दल को कि आप अमुक नेता का चेहरा, अमुक नेता की फोटो इस्तेमाल मत? मैंने पता करने की कोशिश की, चुनाव आयोग के पास ये लिमिटेड पावर्स तो हैं कि अगर किसी ने कंप्लेन की है कि ये हमारे नेता है, हमारे नेता का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन नेता होने के साथ साथ वो प्रधानमंत्री भी है, तो उसके निटी-ग्रिटी अभी किसी ने देखे नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ा पटेल, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है संजीव। वल्लभ भाई पटेल तो नेता कांग्रेस पार्टी के थे, देश के पहले गृह मंत्री भी थे, लेकिन वो आइकन हैं भारतीय जनता पार्टी के। और आज कांग्रेस पार्टी ये दावा नहीं कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी को मना कैसे कर सकती है वो कि आप सरदार पटेल का आइकॉन जो है उनका आप तस्वीर न लगाइए? ये संभव है क्या? मैं इस मामले में एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन सरदार पटेल स्वर्गीय हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी उस चुनाव में है, वो कैंपेन कर रहे हैं, किसी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, तो बीजेपी, और मैंने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है वो नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगाकर वो सारी सीटें क्या जीत जाएंगे? अगर उनको लगता है तो वो भी इज लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज। वो एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और नैरेटिव ये बन रहा है कि लोगों को समझ, तो ये रिएक्ट तो करना, देखिए ये नेचुरल था, ये नेचुरल था, ये बीजेपी को जवाब देना पड़ता, किसी भी सूरत में देना पड़ता, क्योंकि उनका एक सहयोगी जो दिल्ली में उनके साथ है वो बिहार में उसके साथ नहीं है, तो वो जवाब तो बनता था। लेकिन जिस तरीके से ये नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है वो एलजेपी को बहुत सूट कर रहा है। मैंने कहा कि आपने चर्चा की शुरुआत की कि आरजेडी कहां है, विपक्ष कहां है। इस पूरे इसमें हम ये भूल जाते हैं कि एक तरफ एक गठबंधन एनडीए का है, दूसरे तरफ एक फॉर्मिडेबल गठबंधन आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल का है। ऐसा लग रहा है कि एलजेपी विपक्ष में है, उसने विपक्ष की स्पेस हथिया ली है। जो 143 सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं, जो 243 नहीं है, उनका गठबंधन भी 243 पे नहीं लड़ने वाला है। 143 नहीं, अब तो 122 हो गया ना। अब पता नहीं, आज मैंने उनको कहते सुना कि जहां हमारे अच्छे कैंडिडेट्स हैं तो हम बीजेपी के साथ फ्रेंडली फाइट भी कर सकते हैं। वो एक साक्षात्कार उनका मैं सुन रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी निर्णय नहीं लिया है, 143 सीटें हमने तय की है, बीजेपी के जहां एमएलए हैं लेकिन हमारे उम्मीदवार अच्छे हैं और हमने तैयारी की है, तो वहां हमारा फ्रेंडली फाइट हो सकता है। खैर, कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि चिराग पासवान विपक्ष के नेता हो गए हैं। ये नैरेटिव क्रिएट करने में वो कामयाब हो गए हैं। वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो टेलीविजन हो, वहां से तेजस्वी यादव, जिनके पास इस एंटी इनकम्बेंसी अगर 15 साल का है तो उसका स्वतः लाभार्थी वो होने चाहिए, उसको अपनी तरफ इन्होंने खींच लिया है कि एंटी इनकम्बेंसी के पे बोलने वाले चिराग पासवान है। चिराग पासवान पिछले 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी पे बोलने वाले नहीं थे। सत्ता के साथ है वो हक, वो वाजिब हक जो बनता है वो तेजस्वी का बनता है। पिछले कुछ समय से मंत्री थे सरकार में, बिल्कुल सरकार में बिल्कुल। तो ये उन्होंने बहुत क्लेवरली एक ऐसा समय है कि उन्होंने बहुत क्लेवरली इसको क्राफ्ट कर लिया है। लेकिन क्या ये सब कुछ प्ले में आएगा जब चुनाव होंगे, जब वोट पड़ेंगे, तब क्या वो एक ऑप्शन के तौर पे लोगों के सामने है कि और किसी को नहीं, तेजस्वी की पार्टी को, माफ कीजिएगा, चिराग की पार्टी को चुन लीजिए? ये एक बड़ा सवाल है, ये देखना होगा। अब देखिए राजनीति में क्या होता है, होता यूं है कि आप एजेंडा सेट करते हैं और सामने वाला रिएक्ट करे। लेकिन जाहिर है कि जब आप एजेंडा सेट करते हैं तो आप लीड लेने लग जाते हैं। आज की तारीख में जैसा सुकेश बता रहे हैं, चिराग पासवान ने एक तरह से एजेंडा सेट करना शुरू कर दिया है, उस पर रिएक्ट उनके वो लोग कर रहे हैं जो कभी साथ थे, और इसमें विपक्ष की स्पेस थोड़ी बहुत उन्होंने ले ली है। लेकिन ये सब क्या काफी होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अपने आप को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर क्या वो पोजीशन करेंगे,
ये और भी बड़ा प्रश्न है। और ऐसे भी कि भारतीय जनता पार्टी के नहीं, जब वो ये कह चुके हैं संजीव कि हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे, तो वो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे तो नहीं आ रहे। ये भी बात है कि वो बार बार भाजपा लोजपा की सरकार की बात कर रहे हैं। और क्या भाजपा जब अपने शीर्ष नेतृत्व को उतारती है तो क्या प्रधानमंत्री और क्या अमित शाह ये मंच से स्पष्ट कहते हैं कि एक भी वोट अगर दिया गया एलजेपी को तो हमारे खिलाफ होगा? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वे एक बात कह देने से बात नहीं बनेगी। पॉलिटिकल मैसेजिंग बिहार के लोगों को इंटरप्रेट करना बहुत अच्छे से आता है। आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन अपना सहयोग हमारे साथ इसी तरह से बनाए रखिए। नमस्कार।